कल्याणी देवी हवेली के गुप्त कमरे में घोप अंधेरा कर मोमबत्ती की रोशनी में पूजा को अंजाम दे रही थी। उसके सामने रखी हुई मूर्ति आधे मानव और आधे चमगादड़ की थी। अब बस मेरे इंतजार का फल पूरा होने वाला है। जैसे ही निखिल इस घर में आएगा, कुछ दिनों के बाद उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करके उसकी कोख से जन्म लेने वाला पहला बच्चा आपको अर्पित करूंगी। बस कुछ दिन और। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी व्हीलचेयर पर बैठा लगभग 25 वर्षीय युवक ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया। रोहन, ये तुम हो, है ना? तुम्हें पता है ना, हमारी पूजा के बीच हमें विघ्न पसंद नहीं है। क्यों आए हो? माँ, वो निखिल आ गया। जैसे ही कल्याणी के कानों में यह खबर मिली कि निखिल आ चुका है, वह तुरंत अपनी पूजा को छोड़कर वहां से उठ खड़ी हुई और दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को अनदेखा कर निखिल से मिलने के लिए बेताब थी। अपनी माँ को इतना बेताब देखकर रोहन जल भून गया। माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी माँ होने के बावजूद भी आप निखिल को बहुत प्यार करते हो, मगर जब मुझे आपकी जरूरत थी, आपने अपना पूरा समय निखिल को दिया। आज भी निखिल के सामने आप मुझे अनदेखा कर रही हो। मैं बदला लूंगा। हाँ। खुद से बातें करते हुए उसने जैसे उस कमरे के अंदर देखा, उस कमरे के अंदर रखी हुई मूर्ति की आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। मूर्ति में से आवाज आई, रोहन इधर आओ। रोहन सम्मोहित होकर उस कमरे के भीतर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ जैसे ही कल्याणी देवी निखिल का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंची, गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि निखिल अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसकी सहेली त्रिशा भी थी। ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? सरप्राइज बड़ी माँ, ये त्रिशा है, इस घर की बहू, आपकी बहू। स्वागत नहीं करोगे इसका? ये क्या कह रहे तू? तूने शादी कर ली? तुझे पता है ना, जायसवाल खानदान और उसकी रस्मों के बारे में, ये बाहरी लड़की उन रस्मों को नहीं निभा पाएगी। आप सही कह रहे हो बड़ी माँ, मगर अभी इसे कोई नहीं बदल सकता। यही जायसवाल खानदान की बहू है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं। कहते हुए वो पीछे हट रही थी। तभी रोहन व्हील चेयर पर बैठा हुआ वहाँ पर आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, That's not fair माँ। भाभी का स्वागत करो, अपनी बहू का स्वागत करो माँ। तुम तो बरसों से निखिल की शादी का इंतजार कर रही थी, अब जब उसकी शादी हो गई है तो क्यों पीछे हट रही हो? कहते हुए उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। वो त्रिशा को घूरते हुए देख रहा था। उसके मन में त्रिशा को पाने की चाहत जन्म ले चुकी थी। कुछ पल में कल्याणी देवी ने खुद को संभाला और उन्होंने त्रिशा को दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कहा और खुद उसके स्वागत की तैयारी करने लगी। देखो बहू, इस घर में बहू के स्वागत की रस्में कुछ अलग हैं। तुम्हें कुछ अटपटा लग सकता है, मगर हम बरसों से चली आ रही हमारे पुरखों की रीत को नहीं छोड़ सकते। कहते हुए उन्होंने थाली में राख भूनी और उससे त्रिशा को घर की दीवारों पर अपने हाथ की छाप लगाने के लिए कहा। घर की दीवार पर काले हाथों की छाप लगा, जमीन पर अपने काले पैरों की छाप ली गई। वह घर के भीतर दाखिल हो गई। घर में कहीं भी भगवान की पूजा का कोई कमरा नहीं था। उसे केवल निखिल की माँ पिताजी की तस्वीर के धोप देने के लिए कहा गया। त्रिशा ने जैसे ही निखिल की माँ की तस्वीर को धोप दी, उसके हाथों पर कुछ गर्म चीज का एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखा तो वो खून की बूंदें थी। उसने तस्वीर की तरफ देखा तो तस्वीर से खून के आंसू निकल रहे थे। खून? खून? कहाँ है खून? वो तस्वीर में से खून निकल रहा है। त्रिशा के कहने पर जब निखिल ने तस्वीर की तरफ देखा तो वहां पर कोई खून नहीं था। वो हंसते हुए बोला, लगता है सफर के दौरान तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। तुम जाकर आराम करो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। निखिल और कल्याणी देवी वहीं हॉल में बैठे बातें करने लगे। निखिल के यूं बिना बताए शादी कर लेने के कारण कल्याणी देवी उससे नाराज थी, मगर निखिल अपनी चिकनी चुकड़ी बातों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। उन सब बातों के बीच वहीं पर बैठा रोहन खुद को उपेक्षित महसूस कर अपने व्हीलचेयर के साथ वहां से निकलकर खुद को उस पूजा के कमरे के अंदर बंद कर लिया। अब बहुत हुआ माँ, जैसे तुमने छोटी माँ को अपने रास्ते से हटाया था, अब मैं तुम्हें और निखिल को अपने रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए त्रिशा भाभी नहीं त्रिशा को अपना बना लूंगा।
कहते हुए उसने वहां पर रखे हुए अपनी माँ के काले कपड़े पहने और पूरे शरीर पर